बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप सवाल से आगे। नाज़रीन, हमारे मुल्क को बने हुए 78 साल हो गए हैं, हमें 78,000 मसाइल दरपेश हैं, लेकिन इस मुल्क में 7 से 8 मरतबा भी हमने ये नहीं सुना कि मुल्क तरक्की का सफ़र तसलसल के साथ तय कर रहा है। सियासतदान आते हैं, दावे करते हैं, रोटी कपड़ा मकान का कभी कहा जाता है और कभी ये कहा जाता है कि नौकरियां दी जाएंगी, कभी आसान कर्जों की बात की जाती है, लेकिन ये सब स्कीमें अनाउंस करने के बाद एक हुकूमत की मजमूई कारकर्दगी जब देखी जाती है तो मुल्क जो है तरक्की के बजाय तनज़्ज़ुली का सफ़र तय करता हमें नज़र आता है। यही वजह है कि सियासतदानों के सिर्फ महज दावे रह गए और काम की बारी आई तो काम जो है अवाम उनसे नाखुश नज़र आए और अवाम ये कहते नज़र आए कि अभी तक उनके हालात ज़िंदगी तब्दील नहीं हुए हैं। वज़ीर ख़जाना ख़ुद ये कहते हैं कि 41% कर्ज़े जो हैं मुल्क के बढ़ चुके हैं। मईशत के दावे किए जाते हैं कि वो दुरुस्त चल रही है, हमने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है, लेकिन आज भी आप एक आम आदमी से सवाल करें, क्या उसे बुनियादी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो उसे बासानी मुयस्सर हैं? क्या रियासत उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दे रही है? क्या उसके मसाइल जो उसको दरपेश हैं उनका तदारुक किया जा रहा है, उनके हल की तरफ कोई बात कर रहा है? तो हमें ऐसा नज़र नहीं आता। हमें आपस में सियासतदान दस्तो गिरेबान नज़र आते हैं। ऐसे तमाम मसाइल को देखते हुए, ऐसे तमाम हालात को देखते हुए हम आज प्रोग्राम में डिबेट करेंगे कि इनका हल क्या है। आखिर किसने पाकिस्तान को मुखलिसी से आगे लेकर बढ़ना है, इस तरक्की की मनाजिल को तय करना है? क्या वो पाक फ़ौज का इदारा है जो बनियानुल मरसूस जैसा अहम मार्का जो है वो सर करता है? और आज भी जब हम यौम आज़ादी की बात करते हैं तो ये जो तकरीब मुनक्किद की जा रही है, इस तकरीब में जो नारे लग रहे हैं वो हमारी जो दिफाई महाज पर कारकर्दगी है उसी के लग रहे हैं, लेकिन माशी और सियासी महाज पर जो हमने कारकर्दगी दिखाई है इससे अवाम मुतमईन नहीं नज़र आ रहे। तो ऐसा क्यों है? सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। 78 साल हो गए हैं इस मुल्क को बने हुए। 78 साल में हम सिर्फ एक ही जुमला सुनते हैं, मुल्क बड़े नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। ऐसा क्यों है? हम दिफाई महाज पर देखते हैं कि मुल्क मजबूत हाथों में, दिफा हम करना जानते हैं, लेकिन हमेशा से सियासी और मौशी महाज पर हमें मुश्किलात का सामना रहता है। आखिर इसका जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना डायरेक्ट क्वेश्चन और इतना सही सवाल, मैं शुक्रगुजार हूं आपका जनाब। इसका जिम्मेदार वही है जो इसका बेनिफिशियरी। और मैं ये बड़ी वजाहत से कह दूं कि इससे अगर आपने इससे निजात हासिल करनी है तो इसका एक ही तरीका है, और वो ये है कि उन लोगों के इक़्तिदार में आने पे पाबंदी होनी चाहिए जिनकी जायदादें और जिनका रोजगार जो है वो गैर ममालिक के अंदर। असल में पाकिस्तान का अलमिया यह है कि पाकिस्तान की मईशत उन लोगों के इख्तियार में है, पाकिस्तान की हुकूमत उन लोगों के इख्तियार में है जिनका कुछ पाकिस्तान में। आपने इशारा किया इंडिया के साथ जो अभी रिसेंट हमारा मतलब यह है कि एक दुनिया में डेमोक्रेटिक इंडेक्स में नीचे तरीन पड़ा हुआ मुल्क, मईशत में गिरा पड़ा मुल्क जो है, उसकी फौज और उसके अवाम और उसके जो टेक्नीशियंस हैं और उसके जो साइंसदान हैं, वो उस मुल्क को, वो मुल्क जो कि सुई नहीं बना सकता वो एटम बम बनाता है, और एटम बम बनाने के बाद वो टेक्नोलॉजी रिक्वायर करता है कि जिनके मुकाबले में मगरिब शश्तर रह जाता है। लेकिन मेरा ये इस पे केस है कि ये सब लोग कौन कर रहे हैं? ये वो मिडिल क्लास के लोग कर रहे हैं, ये वो आम लोग कर रहे हैं जो इस मुल्क के अंदर, जिनके सारे मफादात इस मुल्क के अंदर है, और मईशत का भट्टा बैठा हुआ है। मुल्क मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है। मुल्क जो है वो उसकी बस वो डिफॉल्ट होने से हमने ये मर रहा था, हमने इसको बचा लिया। बचाने वाले भी वही जो मारने वाले, इस मुल्क को लूटने वाले भी वही जो इस मुल्क में हुक्मरानी करने वाले। नहीं है इस मुल्क की हुक्मरानी में तो अवाम नहीं है इस मुल्क की हुक्मरानी में तो आम आदमी नहीं। आज 78 साल के बाद भी वही इश्यूज हैं। वो इश्यूज इसलिए है कि आपने इस मुल्क की हुक्मरानी उस क्लास के ना हाथ में दी हुई है जिसे अंग्रेज छोड़ के गया था, और वो जो है वो आपको हमेशा खौफ में मुब्तला करके, अवाम को इक़्तिदार से बाहर रख के, अवाम को लूट मार का हर एहतमाम करते रहे हैं। और आज जब अवाम करवट ले रही है
تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ کروٹ جو ہے اس کو واپس موڑ دیں، اور اس کے لیے وہ اپنی پوری زور لگا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام اسی لیے ہے کہ اس ملک کی حکمرانی میں اگر نہیں ہے عوام، نے آپ کہیں گے الیکشن کے ذریعے تو ہوتے ہیں، وہ میں نہیں فارم 45 اور 47 کا میں ذکر نہیں کرتا، لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں، آپ مجھے بتائیں کہ جب سے آئین پاکستان 73 کا بنا ہے اس کے بعد سے کب بلدیاتی انتخابات ہو گئے، کب عام آدمی کو جمہوریت کے اندر حصہ دیا گیا؟ عوام کی شراکت کا دنیا کے اندر ایک ہی پیمانہ ہے، اور وہ یہ ہے لوکل باڈیز کے الیکشن، وہ تو یہ درانی صاحب میں اس پہ سپلیمنٹری کوشچن آپ سے کروں گا کہ باقی ساری چیزوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ جو کام کرانا ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی ہوتی ہے وہ کام ہو جاتا ہے، تو بلدیاتی انتخابات میں اس طرح سے انٹروین کیوں نہیں کرتی اسٹیبلشمنٹ کہ وہ بھی ڈنڈا دے کے کروا لے؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے، اسٹیبلشمنٹ کو تو آج تک ان حکمرانوں نے اتنے چکر دیے ہیں کہ انہیں بیچاروں کو وہ گن چکر بنا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ بیچاری نے ٹل لگا کے SIFC کا انیشیٹو لیا، اتنی پلاننگ کی، اتنا سب کچھ کیا، اتنے اپنے بیسٹ برینز کو اس میں انوالو کیا، آپ کی بیوروکریسی اور آپ کے سیاستدانوں نے ان کو پتہ نہیں توڑنے دیا۔ اصل بات یہ ہے، اب یہ نیا تماشا انہوں نے ہائیبریڈ کا بنا، اختیار سارے کا سارا، یہ میں آپ بھی نہیں مانیں گے اور ہمارے PTI والے بھی نہیں مانتے، دوسرے بھی، اختیار سارے کا سارا ان حکمرانوں نہیں سر، PTI والے مانے نہ مانے میں مان لوں گا آپ کی بات۔ اختیار سارے کا سارا جو ہے وہ ان کے پاس ہے جنہیں آئین نے اختیار دیا ہوا ہے، اور وہ اسی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے، وہ کچھوے کی طرح آگے بڑھتے ہوئے، وہ کسی چیز کو تبدیل نہیں ہونے دیتے۔ انہوں نے پورے نظام کی بریک کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں خود آ کے کہ ہم نے اس کے اندر کوئی ایسی امپرومنٹ نہیں ہونے دینی جس کے نتیجے میں عوام کا بھلا ہو۔ جو نئی حکومت آتی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں معیشت جو ہے وہ اس ٹائم ICU میں ملی ہے، ہم تو اس کو دوبارہ سے ٹھیک کریں گے، ٹریک پہ چڑھائیں گے، پھر ہی کچھ ہو سکے گا۔ تو یہ دعوے ہی دعوے ہیں محض، اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کارکردگی کی جب بات کی جائے تو آج بھی ایک عام آدمی کا روزگار کتنا مشکل ہوا ہوا ہے، اس کے لیے زندگی گزارنا کتنا مشکل ہوا ہوا ہے، ضروریات اسے مل رہی ہیں یا نہیں، جو بیسک نیسیسٹیز ہیں ان کے لیے بندہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ دیکھیں میں تو یہی سجیشن دیتا ہوں کہ ان کے بلف کو کال آف کیا جائے۔ اس کا طریقہ ہے، آپ کہیں جی ہاں ڈوئل نیشنلٹی والا نہیں ہو سکتا، چلیں ممبر آف دا پارلیمنٹ اور ممبر آف دا گورنمنٹ، تو ڈوئل انکم والا بھی نہیں، جن کے آمدن کے ذرائع، جن کی جائیدادیں، جن کے رشتہ داروں کی جائیدادیں، جن کے بچوں کی جائیدادیں ملک سے باہر ہیں، ان پہ صرف ایک امبارگو لگا دیں کہ وہ پاور میں نہیں آ سکتے۔ کم از کم یہ جو لوٹ مار کا پھر تو آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ ساری وائپ آؤٹ ہو جائے گی سر۔ چلو تم آ جاؤ گے پھر یہ فائدہ ہو جائے گا، کوئی اور غریب آدمی آ جائے گا۔ کیا ہو گیا؟ یہ ایلیٹ جنہوں نے 78 سال تک پوری قوم کو فقیر بنا دیا، چلو ہم انہیں فقیر تو نہیں بناتے، اور ان کا احتساب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے 12 سال کیس لڑا ہے سٹولن ایسٹ ریکوری کا، آخر میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو پہلا کیس ختم ہوا وہی ختم ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ پورے کا پورا نظام جو ہے وہ سٹولن ایسٹس، پاکستان سے باہر لے جائے گئے مال کے جو مالکان ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے آپ اس اگر وشیس سرکل سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یار ان سے واپس لے نہیں سکتے، وہ بہت ڈانٹے۔ تو کم از کم اتنا ہی آپ کہتے ہیں نا کہ جی اسٹیبلشمنٹ آتی ہے تو وہ یہ کیوں نہیں کر پاتی، کیوں نہیں؟ میں کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کچھ نہ کرے، یہ 26ویں آئینی ترمیم 27ویں آئینی ترمیم 2 کام کرا دیں۔ ایک تو اس میں جو 18ویں آئینی ترمیم میں NFC ایوارڈ کی لوٹ مار بنائی گئی ہے اس کو ختم کرا دے، اور دوسرا یہ پابندی لگوا دے کہ جی بلدیاتی انتخابات قومی اور صوبائی انتخابات۔ سر یہ NFC ایوارڈ پہ پیپلز پارٹی کا بڑا اسٹرانگ سٹینس ہے، اور پھر دوسری جو جس کی آپ بات کریں وہ ایک آئیڈیالزم کی پکچر ہے، وہ اگر قانون بنائے گا کون بنائے گا، اور دوسری یہی لوگ ہیں جنہوں نے وقتاً فوقتاً آتے ہیں ہم پر رول کرتے ہیں۔ تو ڈو یو تھنک کہ اس سے آزادی مل سکے گی، یا پھر اس سے عوام جو ہے چھٹکارا پائیں گے؟ کیونکہ ہر تھوڑے سال بعد دعوے کچھ کیے جاتے ہیں، اس کے بعد جو پکچر عوام کے سامنے آتی ہے، جو عوامی مہم ہوتی ہے، جو عوامی مسائل ہوتے ہیں، ان کا حل نظر نہیں آتا ہے۔
देखें, अब मैं ये बात आज इसलिए कर पा रहा हूँ कि 2024 के इलेक्शंस में अवाम ने अपना पॉलिटिकल मसल शो किया है। अगर वो ना किया होता तो मैं कहता कोई फायदा नहीं है, इन्हीं के बच्चों ने हुक्मरान रहना है और इन्होंने हुक्मरान रहना है। अवाम ने उन लोगों को ढूंढ के निकाला जो उनके ख्याल में इनके खिलाफ, ठीक है ना। अब ये है कि अगर आज अवाम ऐसा कोई इकदाम इस्टेब्लिशमेंट भी उठाती है तो वो पॉपुलर हो जाएगी, और उनको जो इस वक्त गिला है कि जी ये लोग यूं हैं और ये लोग यूं हैं, वो सारे गिले खत्म हो जाएंगे। उनको फैसिलिटेट किया जाए, पॉलिटिकल राउटिंग ऐसी की जाए, पॉलिटिकल रास्ते ऐसे। आज 14 अगस्त कि ये पॉलिटिकल राउटिंग और रास्तों की आप बात करें, पॉलिटिकल रास्तों के लिए भी एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। खबर आई है कि बैरिस्टर गौहर इमरान खान साहब को कायल करने की कोशिश करेंगे, तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठें, कोई मसाइल का हल निकाला जा सकता है, रिकंसिलिएशन की दोबारा बातें हो रही हैं। डू यू थिंक इट वुड वर्क आउट? देखें, वर्कआउट वर्कआउट इसने कोई नहीं करना, ठीक है ना जी। और अगर वो हामी भर भी ले तो इन्होंने क्या मुज़ाकरात करने हैं? पपेट्स मुज़ाकरात किया करते हैं, पुतली तमाशे में जाके जो है आप कितने मुज़ाकरात कर सकते हैं? दिस इज ऑल, बस ठीक कहने में कोई हर्ज नहीं। सियासी तौर पे हाँ, पीटीआई को और खान साहब को एक फैसला करना चाहिए सिर्फ, कि आइंदा हमने कोई ऐसी तहरीक नहीं चलानी जिसके अंदर पुलिस और हुकूमत से कन्फ्रंटेशन। हमने तहरीक वो चलानी है जो आवाम के हक में हो। हम कानून के दायरे में रहते हुए और कार्य सरकार में मुदाखलत ना करते हुए हम तहरीक चलाएंगे। और इस मुल्क में इमरान खान की रिहाई का, अवाम की मुश्किलात के हल जो है वो सिर्फ अवामी तहरीक में है। लेकिन वो अवामी तहरीक नहीं होती जो आके इस्लामाबाद में धरना दे दे। वो अवामी तहरीक ने क्या हुआ था 2014 में, जब पूरी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट भी पीटीआई के पीछे थी, तब भी धरने क्या दे सके थे? धरनों से कुछ नहीं निकला करता। ये सियासत का सबक है। कायदे आजम से सबक सीखो, गांधी से सबक सीखो, उन लोगों से सबक सीखो जिन्होंने तुम्हें आजादी दिलाई। वो एक बात कहते थे कि हम कानून को हाथ में नहीं लें। आज पीटीआई ये फैसला क्यों नहीं इश्यू उठाते गंदम का, क्यों नहीं इश्यू उठाते काश्तकारों का, क्यों नहीं इश्यू उठाते चीनी का, क्यों नहीं इश्यू उठाते बिजली की चोरी का, क्यों नहीं इश्यू उठाते महंगाई का? ताजर कराची से आके, लाहौर से आके, सियालकोट से आके पिंडी में रो रहे हैं बैठ के। तो आप लोग क्यों नहीं उनके साथ शामिल होते? आपने करना है तो जाके धरना देना है, आपने करना है तो जाके जोरे बाजू से जो है किसी को रिहा करवाना है। यार, हुकूमतों से लड़ना आवाम का काम नहीं होता, उनका काम सियासी जद्दोजहद होता है। नाज़रीन, हम प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, आप कहीं मत जाइएगा।